हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेल्फ स्टडी में। दोस्तों हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्टैटिक जीके का पोर्शन लेके चल रहे हैं। इसमें दोस्तों हम 20 स्टैटिक जीके की क्वेश्चन हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1951। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सही है वो 1936 ईस्वी में है। दोस्तों भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो रेडियो का सबसे पहले प्रसारण हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। और दोस्तों ये 1936 में जो हुआ था रेडियो ऑल इंडिया रेडियो का गठन, इसी को दोस्तों बाद में 1957 में आकाशवाणी नाम दे दिया गया। तब से ये आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी झारखंड में की गई थी, जो किस नदी के किनारे समीप स्थित है या किस नदी के समीप स्थित है। तो दोस्तों जो लौह इस्पात कारखाना जो जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी झारखंड में स्थापित किया गया था वो किस नदी के समीप स्थित है। तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है संभल, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है कृष्णा नदी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी पे दोस्तों या स्वर्णरेखा नदी के समीप ये जो टिस्को का कारखाना है लौह इस्पात कारखाना जिसको जमशेदजी टाटा ने झारखंड में स्थापित किया था, वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे समीप स्थित है। दोस्तों अब क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं, ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों गोदावरी को। अब दोस्तों इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बी संभल। संभल दोस्तों यूपी का एक ज़िला है, यूपी का एक ज़िला है दोस्तों संभल। और इसको ये कोई नदी नहीं है दोस्तों, ये संभल यूपी का ज़िला है। इसका जो सतयुग में दोस्तों इस संभल ज़िले का नाम सतयुग में दोस्तों संभल ज़िले का नाम सत्यव्रत रहा करता था। सत्यव्रत रहा करता था। अभी कलयुग में तो आप जानते ही हैं संभल के नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा नदी दोस्तों, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकली हुई है। दोस्तों कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली हुई है। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकली हुई है कृष्णा नदी, जो दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों इस दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों सारा क्वेश्चन हो गया, सारा ऑप्शन हो गया। आप
आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे ऑप्शन के बारे में लिख रहे होंगे, जो नहीं समझ में आ रहा उसको लिख रहे होंगे, जो पता है उसको नहीं लिखेंगे। और देखते हैं, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम भारतीय मूक फिल्म जो 1913 में बनी थी का नाम है। अब दोस्तों पहली मूक फिल्म का मतलब दोस्तों जिसमें आवाज़ नहीं था, वो कौन सी ऐसी फिल्म है जो बिना आवाज़ की बनी थी, मतलब उसमें आवाज़ था ही नहीं। तो इसमें जो दोस्तों पहला ऑप्शन है आलम आरा, दूसरा है राजा हरिश्चंद्र, तीसरा है नूरजहां और चौथा ऑप्शन है बुलबुल ए परिस्तान। तो इसमें जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र दोस्तों पहली फिल्म है जो मूक फिल्म थी, जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं था। अब दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन जो है आलम आरा, ये दोस्तों प्रथम बोलती फिल्म थी। आलम आरा प्रथम बोलती, मतलब दोस्तों इसमें आवाज़ था, प्रथम बोलती फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र जो थी दोस्तों ये मूक फिल्म थी, मतलब ये फिल्म तो बन गई लेकिन इसमें आवाज़ नहीं था। और आलम आरा दोस्तों ये पहली फिल्म थी जिसमें आवाज़ था। भारत में बनी ये पहली फिल्म थी जिसमें आवाज़ था। और ये राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं था। मतलब दोस्तों ये पहली फिल्म ही थी राजा हरिश्चंद्र जिसमें जो बिना आवाज़ की थी। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या है, नूरजहां। दोस्तों नूरजहां भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म थी दोस्तों नूरजहां। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और आपका चौथा ऑप्शन है बुलबुल ए परिस्तान। इसमें दोस्तों इसके बारे में है, बुलबुल ए परिस्तान दोस्तों भारत की प्रथम महिला निर्मात्री थी फातिमा बेगम। पहली महिला निर्मात्री थी फातिमा बेगम, जिनकी ये फिल्म थी, मूवी थी इनकी बुलबुल ए परिस्तान। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छी से तैयारी अपनी कर सके। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक ऑप्शन इसमें है आर्देशीर ईरानी, दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रे और चौथा ऑप्शन है इसमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो भारतीय सिनेमा के जनक हैं वो दादा साहब फाल्के हैं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों ये ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। आर्देशीर ईरानी जो थे दोस्तों, यही जो प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा, ये जो प्रथम बोलती फिल्म थी भारत की, मतलब जिसमें आवाज़ था, ये उसके निर्देशक हैं, उसके निर्माता हैं आर्देशीर ईरानी। और दोस्तों सत्यजीत रे कौन है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सत्यजीत रे का है। ये कौन है दोस्तों, तो ये फिल्म जगत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के फिल्म जगत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन भी इस चौथे नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग ने ऑप्शन देख लिया सारा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किसकी खोज की थी। दोस्तों ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल वही हैं जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आरडीएक्स, दूसरा है ट्राई नाइट्रोटोलुएन, तीसरा है डायनामाइट, चौथा है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो हैं ये विस्फोटक हैं, मतलब विस्फोटक पदार्थों की खोज ही अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड ने की थी।
तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डायनामाइट हो जाएगा। डायनामाइट दोस्तों, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने की थी दोस्तों। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल एक स्वीडिश यानी स्वीडन के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। रसायनविद बोले तो केमिस्ट्रियन थे। और इन्होंने 1867 में दोस्तों खोज की थी डायनामाइट की, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 में। अब दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जो स्वीडन देता है, जो कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वही पुरस्कार दोस्तों नॉर्वे देता है। बाकी सारे स्वीडन के मतलब बैंक देते हैं, और ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे देता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अली जौहर, और नन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अब अब्दुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब दोस्तों आगे सारे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल मतलब ये 2 बार मतलब 10 वर्ष ये उपराष्ट्रपति थे। फिर बाद में ये 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति भी बने, 1 साल मतलब एक कार्यकाल के लिए। और दोस्तों फिर ये एक अच्छे शिक्षा भी थे, मतलब अच्छे शिक्षक भी थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इंग्लैंड सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया है। इंग्लैंड सरकार ने दोस्तों इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मान किया गया, और मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों। अब दोस्तों ये अली जौहर कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। अली जौहर ये दोस्तों जो दिल्ली में विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया, ये उनके संस्थापक हैं। ये उन्होंने 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों यूपी में आप जानते ही हैं अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम का जौहर यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। ये वही है आजम खां जिसको बना चुके हैं, लेकिन अभी कुछ कारणों से यूनिवर्सिटी खतरे में चल रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अवैध रूप से बनवाई गई है, ऐसा यूपी सरकार अभी बोल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है मदर टेरेसा, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब दोस्तों आगे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों दयानंद सरस्वती,
ये कौन थे दोस्तों? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे दोस्तों। और दोस्तों मदर टेरेसा को तो आप जानते ही हैं, कलकत्ता का संत कहा जाता है इनको। कलकत्ता का मदर टेरेसा को कलकत्ता का संत कहा जाता है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों मदर टेरेसा को 1971 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1971 में नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार। और 1980 में इनको दिया गया था भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को। ठीक है दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा होगा और आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी। पुणे में 1916 में की थी। और दोस्तों इन्हीं के साथ इन्हीं की सहयोगी बोल लीजिए आप, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन वो मद्रास में किया था। और वो थी एनी बेसेंट दोस्तों। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, मतलब स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ऐसा ही वन लाइनर पूछेगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सबसे पहले हुआ, कौन सबसे बाद में हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही स्टैटिक जी के क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर। तो दोस्तों देख लेते हैं अब ऑप्शन। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय जो भारत के गवर्नर कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब दोस्तों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन का श्रेय जाता है। बंगाल विभाजन दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में। दोस्तों बंगाल विभाजन। और लॉर्ड कर्जन को दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था, जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो कलकत्ता में है दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज कौन से सन में दोस्तों? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। और दोस्तों ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी दोस्तों, इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से उम्मीद करता हूं कि ढेर सारे क्वेश्चन आपके बने होंगे, मतलब 3-4
क्वेश्चन के बारे में आपको पता चला होगा। अब दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1862 में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है 1862 में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई ऑप्शन किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अब इसके ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों इसी के शासनकाल में भारत के बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। दोस्तों द्वैत शासन लागू किया गया था। और दोस्तों अगला ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों एक सिंपल सा आप साधारण सा क्वेश्चन आप बार बार सुने होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड लिनलिथगो ही थे उस समय। लॉर्ड लिनलिथगो ये उस समय थे भारत के गवर्नर जनरल। 1862 1939 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वो थे, गवर्नर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सिक्कों का टकसाल मतलब सिक्कों को कहाँ होता है? भारत में सिक्कों का टकसाल कहाँ होता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा और पांचवा ऑप्शन इसमें दोस्तों पांचवा ऑप्शन दे दिया है सभी। इसमें क्वेश्चन दोस्तों हमने इसमें सभी ऑप्शनों को ले लिया गया है कि जहाँ जहाँ पे होता है सबको एक ही बार में बता दिया जाए और किस किस सन में हुआ है ये भी बता दिया जाए। तो दोस्तों मुंबई में जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था भारत में सिक्कों की ढलाई जो शुरू हुई थी सबसे पहले वो मुंबई में हुई थी। उसके बाद 1830 में और उसके बाद हैदराबाद में हुई थी दोस्तों 1930 में। फिर उसके बाद कलकत्ता में हुई थी 1950 में और फिर दोस्तों नोएडा में हुई थी 1979 में 89 में दोस्तों सॉरी 89 में थे। 79 89 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है सभी लोगों को, तो मेरा भी था वैसा ही कुछ। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमने सोचा है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में कि सभी को एक साथ ही ले लिया जाए और बता दिया जाए कि कब कब और कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चारों जगह पे होता है सिक्कों का टकसाल मतलब सिक्कों की ढलाई चारों जगह पे होती है। और सबका सन भी देख लिया किस किस सन में प्रारंभ हुआ था वो भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे दोस्तों? तो गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से हुए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी।
महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों गांधी जी ने, अरे रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, भगत सिंह कोश्यारी, आनंदीबेन पटेल और दोस्तों है फागू चौहान। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के जो इस समय के वर्तमान राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और आचार्य देवव्रत दोस्तों ये हैं गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के। और ये दोस्तों आनंदीबेन पटेल यूपी की हैं। और दोस्तों फागू चौहान जो हैं इसमें बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन से 4 राज्यों के राज्यपाल के बारे में पता चल गया, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? ये भी दोस्तों करंट का ही क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है सबसे अधिक? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। दोस्तों चीन के पास इस समय लगभग 3300 के आसपास या 3300 से ऊपर ही दोस्तों 3300 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है। वहीं दोस्तों रूस के पास उसके बाद दोस्तों मतलब इसे रूस के पास भी है, रूस के पास दोस्तों 800 के आसपास विदेशी मुद्रा कोष है, 800 अरब डॉलर के आसपास। भारत के पास दोस्तों भी 800 के आसपास 800 अरब डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा कोष है। ये दोस्तों अभी हाल ही के न्यूज़ में था, भारत का विदेशी मुद्रा कोष जो कंपैरिजन किया गया था रूस के बराबर ही लगभग आ गया है। ये दोस्तों एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है, उसके बाद दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के पास है जो 1200 अरब डॉलर के आसपास है। फिर उसके बाद दोस्तों जापान है, जापान के बाद दोस्तों इसके भी पास 1000 अरब डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा कोष है। अब भारत के पास तो दोस्तों बता ही दिया, भारत जो अभी रूस को कंपटीट कर रहा है दोस्तों, मतलब रूस के कंपटीशन के बराबर में आ गया विदेशी मुद्रा कोष के बराबर मामले में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन है मतलब बोले डायमंड वाला क्वेश्चन है, डायमंड क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों लाहौर अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन, चौथा ऑप्शन है दिल्ली अधिवेशन। तो दोस्तों गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में ही भाग लिया, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भी भाग लिया, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में है दोस्तों, इसी में भाग लिया था। बस गांधी जी ने और किसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भारत की थल सेना विश्व की किस स्थान की थल सेना है? तो ऑप्शन है दोस्तों 5वीं, 7वीं, चौथी, छठी। तो दोस्तों इसमें जो थल सेना के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो थल सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी थल सेना है भारत की। और भारत की जो एयरफोर्स की जो सेना है दोस्तों, एयरफोर्स की जो सेना है दोस्तों वो विश्व में 5वें नंबर पे आती है दोस्तों, मतलब भारत की 5वें नंबर की एयरफोर्स की सेना है। और दोस्तों 7वें नंबर पे जो आता है वो हमारा नेवी है दोस्तों, नेवी जो दोस्तों है हमारा वो 7वें नंबर पे आती है, विश्व के 7वें नंबर पे हमारी नेवी आती है।
और चौथे नंबर पे है दोस्तों थल सेना, 5वें नंबर पे है एयरफोर्स और 7वें नंबर पे है दोस्तों नेवी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की थी किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा गया जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 में, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो उसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, दूसरा ऑप्शन है जॉन सैंडी और सुखमय, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आर गाडविल। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ये दोस्तों जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, वो मॉडल जो दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अब दोस्तों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। पीसी महालनोबिस ये दोस्तों भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें दोस्तों औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। और इसी मॉडल के तहत दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में दोस्तों इस्पात का कारखाना लगाया गया था। किसका दोस्तों? इस्पात का कारखाना। कहाँ भाग जा रहे हो यार? इस्पात का कारखाना दोस्तों लगाया गया था। औद्योगिकीकरण जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसमें जो दोस्तों औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके तहत दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है जॉन सैंडी और सुखमय, ये दोस्तों आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें दोस्तों आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें दोस्तों आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसमें जी मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत में लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों जो तीसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ये दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती हैं, इनके मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। और आपका दोस्तों आर गाडविल क्या है? ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर डी आर गाडविल। ये दोस्तों ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ये दोस्तों हम क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दिए हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा आप लोगों को पढ़ाने का, समझाने का, कि एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन बने। तो दोस्तों आर गाडविल मॉडल पर जो दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें दोस्तों सुरक्षा पर बल दिया गया था। डिफेंस पर, सुरक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बाकी आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको दोस्तों आपको बताते चलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन हो। अब इसमें दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? ये दोस्तों
तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, जो आर गाडगिल पे अभी आधारित थी, यही पंचवर्षीय योजना सबसे असफल थी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल था इस पंचवर्षीय योजना का, जिसमें दोस्तों 2 प्रमुख युद्ध हो गए। आप जानते ही हैं 1962 से चीन का युद्ध हुआ, चीन का, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और दोस्तों 1965 में ही भयंकर सूखा भी पड़ा था। तो इन्हीं कारणों से दोस्तों ये हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई थी, और ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही असफल पंचवर्षीय योजना थी। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो दोस्तों सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये दोस्तों 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गई। 5 वर्ष की होती है पंचवर्षीय योजना, जो 1 साल पहले ही पूरी कर ली गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, अब बढ़िया क्वेश्चन है हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी इन क्वेश्चन के बारे में पता चले और वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल है। ये दोस्तों भारी जल का सूत्र पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र तो लिखा नहीं है, आपको वो लिखा है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है नन दोस्तों। तो ये ऑप्शन दोस्तों हैं, और ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड ये दोस्तों ये तो जल ही है, और ये दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, D2O, इसी को दोस्तों बोलते हैं भारी जल। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इसको देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। ये दोस्तों अगर 10 लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए तो लोग हंसने लगेंगे, इतना हंसेंगे कि आप समझें कि पागल हैं सब, क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान होता है वो महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव हैं, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन है, वर्तमान महासचिव है, करंट सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों बिल क्लिंटन, दूसरा ऑप्शन है जियो बाइडन, तीसरा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, चौथा ऑप्शन है दोस्तों त्रिवेली। तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन है, इस समय जो वर्तमान के यूएनओ के महासचिव हैं दोस्तों, वो हैं एंटोनियो गुटेरस। और दोस्तों जियो बाइडन को तो कौन नहीं जानता, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। दोस्तों ये त्रिवेली जो हैं दोस्तों, ये यूएनओ के प्रथम महासचिव थे दोस्तों यूएनओ के। अब दोस्तों यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएनओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? तो यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों यूएनओ की स्थापना विश्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए दोस्तों यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ का दोस्तों मुख्यालय जो है, यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है।
ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जनक या पिता कौन है, तो इसमें दोस्तों है पहला ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, दूसरा है होमी जहांगीर भाभा, तीसरा है डॉक्टर के सिवान और चौथा है दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा वो है होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के जो पिता हैं वो दोस्तों होमी जहांगीर भाभा हैं। और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम को आप जानते ही हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं इनको, मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों। और डॉक्टर के सिवान दोस्तों कौन है, तो ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। और दोस्तों विक्रम साराभाई कौन है, तो ये इसरो के संस्थापक कह लीजिए, या इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, या इसरो के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन का सीरीज़। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन पसंद है दोस्त लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।